तो इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, यह पेपर जो है 26/8/2023 को पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 4 9 to 10th के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कहता है कि 10 वर्ष पूर्व रमेश एवं राजीव की आयु का अनुपात 1:3 था। तो 10 वर्ष पहले रमेश और राजीव का जो है आयु का रेशियो कितना है 1:3। 5 वर्ष बाद जो है ये हो जाता 2:3। ठीक है, अब देखिए 1 और 3 में कितना का अंतर है 2, इसको 2 से गुना कर दीजिए। 3 और 2 में कितना का अंतर है 1, तो इसको 1 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1:3 और ये हो जाएगा 4:2 दूनी 4 3 दूनी 4 4:6। ठीक है, अब देखिए 4 और 1 में 3 का अंतर है, 6 और 3 में 3 का अंतर है। तो 3 यूनिट का मान 10 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 15। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 5। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 5। अब कह रहा है तो उनमें वर्तमान, ठीक है, वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात। देखिए वर्तमान तो है, अच्छा वर्तमान नहीं निकालना पड़ेगा। 10 वर्ष पहले कितना है 1 और 3। तो 1 यूनिट का मान यदि 5 है तो यहाँ पे 1 यूनिट का मान 5, तो 3 यूनिट का मान 15। ठीक है, अब ये 10 वर्ष पहले है तो 10 वर्ष बाद कितना होगा, तो इसमें भी 10 जोड़ दीजिए, इसमें भी 10 जोड़ दीजिए। तो 10 5 15 और 15 10 25, 5 तिया और 5 25, यानी 3:5। ऑप्शन नंबर बी। ये कहता है कि यदि मैं अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्टेशन के लिए चलता हूँ तो मेरी गाड़ी में स्टेशन पहुँचने से 7 मिनट पहले, ठीक है, जो है 7 मिनट पहले छूट जाती है। कहता किंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता हूँ तो मैं स्टेशन पर गाड़ी के छूटने से पहले 5 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्पीड का रेशियो ले लीजिए, कितना है 5 रेशियो। देखिए स्पीड का यदि रेशियो लीजिएगा तो ये है 5:6। तो टाइम का क्या हो जाएगा 6:5। ठीक है, अब यहाँ पे गौर कीजिए। अब यदि देखें तो यहाँ पे 6 और 5 में देखिए कितना, या देखिए यहाँ टाइम में अंतर देखिए 6 और 5 में कितना का अंतर है 1। तो 1 यूनिट का मान यहाँ पे 7 मिनट पहले और 5 मिनट, देखिए 7 मिनट बाद और 5 मिनट पहले, तो कितना हो जाता है 12। ठीक है, 7 मिनट यानी पहले और यहाँ पे 5 मिनट पहले। यहाँ जो है 7 मिनट पहले यानी गाड़ी को स्टेशन पहुँचने से 7 मिनट पहले, गाड़ी को स्टेशन पहुँचने से 7 मिनट पहले छूट चुकी थी, यानी 7 मिनट बाद आता। तो यहाँ पे 7 और 5 कितना होगा 12। ठीक है, तो हमको कहता है कि मेरे घर और स्टेशन के बीच की दूरी क्या है। ठीक है, तो यहाँ से 6 यूनिट का मान निकाल लीजिए, तो कितना होगा 12×6=72। ठीक है, 12×6=72। ये मिनट में है, इसको घंटा में चेंज कीजिएगा तो 60 से भाग देना होगा। ठीक, इतना इंटू में। ठीक है, फिर 5 यूनिट का मान निकालना पड़ेगा, ये टाइम है। दूरी निकालने के लिए क्या होता है दूरी, देखिए दूरी निकालने के लिए दूरी बराबर होता है 4 गुने समय। ये तो समय निकाल लिए, अब 4 कितना है 5, तो इसको 5 से गुना कर दीजिए। तो 12×5 = 60, 12×6=72, कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या नहीं तो आप याद रखिएगा दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला है कि चालों का गुणनफल। ठीक है, क्या है चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बटा में, ठीक है, चालों का अंतर, चालों का अंतर, चालों का अंतर इंटू में समय अंतराल। ठीक है, समय यानी टाइम गैप। तो यहाँ पे देखिए कैसे बनाएंगे, तो चालों का गुणनफल, चाल है 5 और 6, तो होगा 5 × 6, डिस्टेंस बराबर चालों का अंतर, चालों का गुणनफल बट्टा में चालों का अंतर 6 - 5 इंटू में टाइम गैप। टाइम गैप देखिए 7 मिनट बाद 6 मिनट पहले, तो 7 5 12, इसको घंटा में चेंज करिएगा 60 से भाग, 6 में से 5 गया 1। ठीक है, ये कट जाएगा 12 पंचे 60, 5 से 5 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पी और क्यू की औसत मासिक आय इतना है।
तो टोटल कितना होगा 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। फिर क्यू और आर का जो है 6250, तो कुल कितना हो जाएगा 2 से गुना कर दीजिए। 0, 5 दूनी 10, 2 4 5 6 दूनी 12। ठीक है, और देखिए पी और आर का भी निकाल लीजिए। टोटल हो जाएगा 0, 0, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। ठीक है, टोटल यानी अब जोड़िएगा सबको तो क्या होगा 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, इस सब को यदि आप जोड़िएगा तो सबको जोड़ के और दूसरे इसको डिवाइड कीजिएगा, ये आ जाएगा 165 डबल 0, 165 डबल 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमको कह रहा है कि पी की मासिक आय, तो पी की मासिक आय निकालने के लिए इसमें से क्यू प्लस आर की मासिक आय घटाना होगा। क्यू प्लस आर का है कितना 125 डबल 0, 125 डबल 0 घटा लीजिए 125 डबल 0, तो 0 में से 0 गया 0। ठीक है, फिर 0 और यहाँ पे 6 में से 5 गया 1, 6 में से 2 गया 4, यानी सॉरी देखिए यहाँ जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 0, 0 और 6 में से 2 गया तो 4, यानी हो जाएगा 4000। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है कि P का 30% Q के 40% में जोड़ दिया जाता है। P का 30% Q के 40% में जोड़ दिया जाता है। P का 30% Q के 40% में जोड़ दिया जाता है तो वह Q का 80%, तो वह Q का 80% प्राप्त होता है। तो यहाँ से परसेंटेज ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 30P बराबर 40Q। ठीक है, यहाँ से रेशियो निकाल लीजिए P बाई Q, तो रेशियो हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो कहता है Q P का कितना प्रतिशत है, Q P का कितना प्रतिशत, तो देखिए Q जो है P का कितना, जिसका कितना करा उसको नीचे में रखिए। ठीक है, Q P का कितना गुना में 100। ठीक है, Q P का कितना, जिसको करा कितना उसको नीचा में रखना है। किसका कितना, P का कितना, तो P को नीचा में रखिए। 25 चौका 100, 25 दिया 75। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि ABCD के बीच इतना इतना के अनुपात में धन वितरण किया जाना है। यदि C को D से इतना जो है अधिक मिलते हैं, तो देखिए C को D से, तो C और D में कितना का अंतर है, एक यूनिट का मान है 1000, तो कहता है B का हिस्सा, तो B का कितना है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा 2000। सी ऑप्शन। ठीक है, तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता एक दुकानदार एक घड़ी बेचते समय बिक्री मूल्य पर 5% छूट देता है। ठीक है, यदि वह उस पर 6% छूट दे देता है तो उनसे 15 कम लाभ मिलेगा। अब देखिए देखिए ये भी छूट है, ये भी छूट है। 5%, 6%, अंतर कितना का 1% का मान है 15। ठीक है, तो 100% का मान कितना होगा 1500, कितना होगा तो 1500। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 3 संख्याएं इतना के अनुपात में है, उनमें सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का योग। ठीक है, तो सबसे बड़ी और सबसे बड़ी 5, सबसे छोटी 3, तो 5, 3, 8। ठीक है, मान लीजिए x में तो 8x। ठीक है, तो सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्याओं का योग दूसरी संख्या, ठीक है दूसरी संख्या कितना है 4, तो दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। चलिए ये इधर आएगा तो 4x बराबर हो जाएगा 52, x का मान 13। तो कहता है सबसे छोटी संख्या 3x, तो 13 3 39। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 8 नंबर देखिए, कह रहा है कि यदि 2n-1 बाय बराबर 8 के पावर 1 बाय 8 के पावर n-3, n का मान करा निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 के पावर 2n-1 बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब के पावर n-3। ठीक है,
तो ये जो ऊपर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर माइनस में हो जाएगा आपको 3n। ठीक है, 3n यहाँ पे माइनस 3 दिया 9। ठीक, तो देखिए यहाँ पे बेस सेम है, पावर बराबर होगा तो 2n माइनस 1 बराबर -3n माइनस में 9। ठीक है, अब ये 3 इधर आएगा तो 5n तो 5n बराबर कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपको, अब यहाँ पे देखिए सॉरी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 9 कितना हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, यानी n का मान 2, बी ऑप्शन। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। 9 का होगा ए फोटोवोल्टेइक सेल। फोटोवोल्टेइक सेल फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त हैं। फोटोवोल्टेइक सेल में अर्धचालकों की 2 या 2 से अधिक परतें होती हैं, जिनमें एक परत में धनात्मक आवेश होता है और दूसरी परत में ऋणात्मक आवेश होता है। फोटोवोल्टेइक सेल के लाभ देखेंगे, पर्यावरणीय स्थिरता, ठीक है, आर्थिक रूप से व्यवहार्य, नवीकरणीय और सुलभ। फोटोवोल्टेइक डायोड का पीएन जंक्शन डायोड है। फोटोवोल्टेइक देखिए फोटो डायोड एक पीएन जंक्शन डायोड है जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है। नेक्स्ट है, कहता है किसी विखंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान होता है। 10 का बी, यानी श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। तो किसी विखंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान, श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान किसी विखंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान होगा। किसी विखंडनीय पदार्थ को उसके क्रांतिक आकार के संगत वह द्रव्यमान जो श्रृंखला अभिक्रिया को जारी रखने के लिए आवश्यक होता है क्रांतिक द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, एक भारी नाभिक 2 हल्के नाभिक में टूटता है नाभिकीय विखंडन के कारण। ठीक है, नाभिकीय विखंडन के कारण। ठीक है, अब देखिए यूरेनियम 235 के विखंडन से उत्सर्जित ऊर्जा का मान 200 मेगावाट या 0.6 मेगावाट प्रति न्यूक्लियन होता है। कदा फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। 11 का होगा बी एथिलीन। फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। फल पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन दोनों का उपयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन दोनों का उपयोग किया जाता है। एथिलीन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। फ्लोरीजेंस पत्ती से बनते हैं लेकिन फूलों को खिलने में मदद करता है। साइटोकाइनिन आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। तो जो साइटोकाइनिन है वे आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या 0 है। किसकी ऑक्टेन संख्या जो है यहाँ पे 0 है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। तो ऑक्टेन संख्या के द्वारा जो है गैसालीन का प्रति अपस्फोटक गुण प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे विभिन्न हाइड्रोकार्बनों की अपस्फोटन प्रवृत्ति भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, और आइसोऑक्टेन तथा एनहेप्टेन आइसोऑक्टेन ठीक है तथा एनहेप्टेन की ऑक्टेन संख्या 100 होता है। ठीक है, तो आइसोऑक्टेन और एनहेप्टेन की जो है ऑक्टेन संख्या कितना 100 होता है, 100। ठीक है, 100 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ई ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है कि लीची का खाद्य भाग है तो एरिल, ए ऑप्शन। तो देखिए लीची का खाद्य भाग एरिल है। केला का खाद्य भाग फलभिति तथा अंतःभिति। केला का फलभिति और अंतःभिति। आम का है मध्यभिति। आम का क्या है मध्यभिति। आम का जो है मध्यभिति। नारियल का है भ्रूणपोष
नारियल का भ्रूणपोष, सुपारी का है भ्रूणीय, ठीक है, नारियल का भ्रूणपोष, सुपारी का भ्रूणीय। अंजीर स्ट्रॉबेरी का है मांसल आशय, अंजीर और स्ट्रॉबेरी इसका है मांसल आशय। नेक्स्ट देखिए कहता है कि आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? 14 का होगा ए विसरण। तो आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना विसरण क्रिया है, ठीक है। दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण बनाने की क्रिया को विसरण कहते हैं। विसरण की क्रिया पदार्थों के परमाणु, अणु या आयनों की अनियमित गति के कारण होती है। विसरण एक अपरिवर्तनीय क्रिया है। विसरण पर जो है गुरुत्वाकर्षण और उत्प्लावकता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पौधों द्वारा आवश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। कहा कि किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है। 15 का सी जीन मानचित्रण। तो किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया जीन मानचित्रण कहलाती है, ठीक है। किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया जो है ये जीन मानचित्रण कहलाती है, ठीक है। अब देखिए जीन मैपिंग जीन के स्थान और जीनोम में उनके सापेक्ष दूरी की पहचान है। जीन मैपिंग बीमारियों में शामिल जीन की पहचान करने में सक्षम बनाता है। जीन अनुक्रमण जीनोम में न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम से बाहर निकालता है। नेक्स्ट फिर कहा था कि ब्रायोफाइटा में बीजाणु मात्र कोशिका होती हैं तो द्विगुणित। तो ब्रायोफाइटा में बीजाणु मात्र कोशिका जो है द्विगुणित होती हैं। ब्रायोफाइटा में बीजाणु जो है अवगुणित होता है। ब्रायोफाइटा में बीजाणु अवगुणित होता है। बीजाणु मात्र कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती हैं। बीजाणु मात्र कोशिकाएं स्पोरोगोनियम के भीतर निर्मित होता है। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ब्रायोफाइटा का उदाहरण लिवरवर्ट माउस है। ब्रायोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा वर्ग है। नेक्स्ट देखिए भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए जो है वर्ष एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी। 17 का ए 2010 में। तो भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 2010 में की गई थी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 में संसद द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम के अधीन 18 अक्टूबर 2010 में देश का पहला एनजीटी स्थापित किया गया था। देश का प्रथम एनजीटी की स्थापना नई दिल्ली में किया गया था। एनजीटी की स्थापना करने वाला भारत विश्व का तीसरा तथा विकासशील देशों में पहला देश है, ठीक है। भारत से पूर्व केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पर्यावरण से संबंधित जहाँ मुकदमों को सुनने के लिए अलग से अधिकरण बनाया गया है। नेक्स्ट है कि भारत के किस शहर में सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की गई? तो ये हो जाएगा ई ऑप्शन। तो देखिए भारत यहाँ पे जो हो जाएगा कि देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल कोलकाता और हावड़ा के बीच हुगली नदी के नीचे बने सुरंग और स्टेशन से जो है गुजरती हैं, ठीक है। अप्रैल 2023 में केरल के कोच्चि में भारत का प्रथम वाटर मेट्रो प्रारंभ किया गया। 2023 में केरल के कोच्चि में। कहा विश्व में सर्वप्रथम मेट्रो रेल का प्रचलन लंदन में 1860 के दशक में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। भारत में प्रथम मेट्रो 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी में कलकत्ता में परिचालन किया गया। भारत में सबसे
जो है आधुनिकतम मेट्रो 2002 में दिल्ली मेट्रो। भारत की G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी? तो होगा बी ऑप्शन, श्रीनगर जम्मू कश्मीर। तो भारत की G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुई थी। कहता है कि मई 2023 में G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक श्रीनगर में हुई थी और G20 की स्थापना आर्थिक मंदी 1999 के दौरान हुआ था। सितंबर 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट कहता कि किस ने राष्ट्रीय अंडर 17 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में जो है रजत पदक प्राप्त किया है? इसका होगा बी निर्जला ने राष्ट्रीय अंडर 17 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया है। बिहार के बखरी बेगूसराय की निर्जला ने कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त की है। निर्जला ने राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता के 49 kg वर्ग में पदक प्राप्त की है। कहता है कि उपन्यास टॉम ऑफ सेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा ए ऑप्शन, गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल। उपन्यास टॉम ऑफ सेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल ने जीता है। गीतांजलि श्री अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम महिला है। ठीक है, तो गीतांजलि श्री अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम महिला है। प्रथम भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक V.S. नाइपॉल, जिन्हें 1971 में बुकर पुरस्कार दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर कौन मुख्य अतिथि थे? तो ये होगा बी ऑप्शन, यानी अब्दुल फतेह अल सीसी। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि अब्दुल फतेह अल सीसी थे। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर कौन मुख्य अतिथि थे? तो अब्दुल फतेह अल सीसी। ठीक है, अब्दुल फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति हैं और भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो मुख्य अतिथि थे। ठीक है, तो प्रथम गणतंत्र दिवस जो है पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो मुख्य अतिथि थे। बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है? तो इसका जो होगा ए दरभंगा। तो बिहार के दरभंगा जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है। दरभंगा के केदराबाद में स्थापित तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता लगभग 2 मेगावाट है। बिहार में निम्नलिखित में से किसे GI टैग मिला है? तो ये होगा ए मगही पान। तो बिहार में जो मगही पान को GI टैग मिला है। भारत में सर्वप्रथम दार्जिलिंग चाय को GI टैग दिया गया था। बिहार में GI टैग प्राप्त हैं सिलाव खाजा, ठीक है, सिलाव के खाजा, मधुबनी पेंटिंग, मुजफ्फरपुर के शाही लीची, कतरनी चावल, ठीक है, भागलपुरी सिल्क, भागलपुर के तरजालू, ठीक है, तरजालू आम और मिथिला मखाना, और उसके बाद है सिक्की ग्रास हैंडीक्राफ्ट, सुजनी कढ़ाई, ठीक है, पिपली वर्क और मरचा धान और मगही पत्ते पान का, यानी इन सब का। नेक्स्ट कहता है कि सूची एक को सूची उसे मिलान करना है। 25 में देखिए चार क्या है? एक डेल्टा है। चार क्या है? चार एक डेल्टा है। कंकर जो है ये पांगर में पाया जाता है। कंकर जो है ये पांगर, यानी 2 का 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कायल, ये तटीय मैदान का भाग, कायल तटीय मैदान का। उसके बाद है मांड, तो मांड जो है पंजाब का मैदान, मांड जो है पंजाब का मैदान है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का 2 यानी बी ऑप्शन। देखिए डेल्टा क्षेत्र के उच्च भूमि को चार या चाष कहा जाता है।
पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, जिसमें पत्थर वगैरह होता है। ठीक है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। और कयाल शुष्क मौसम को छोड़कर अधिकांश समय समुद्र से जुड़ा रहता है। कयाल मालाबार तट पर स्थित है और केरल में लेगून झीलों को कयाल कहा जाता है। मांड, पेट, चंगर, घार, पेला आदि नदियों के समीप जहाँ पड़ने वाले निचले क्षेत्रों के नाम जो है ये पंजाब में है। नेक्स्ट देखिए, कहता निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? तो 26 का होगा ई। तो देखिए यहाँ पे कि ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं से मिलने वाली उपनदियाँ हैं लोहित, धनसिरी। ठीक है, लोहित, धनसिरी, कोलंग, दिग्नदी आदि। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के जो है बाएं से मिलने वाली उपनदी है लोहित, धनसिरी, कोलंग, दिग नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं से मिलने वाली जो है सहायक नदी हैं कामेंग, मानस, तीस्ता, सुबनसिरी। ठीक है, जलंधर नदी आदि। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है और ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, तेजपुर शहर अवस्थित है। ठीक है, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, तेजपुर शहर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि लिखापानी हिमनद भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, अरुणाचल प्रदेश। तो लिखापानी हिमनद अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। लिखापानी हिमनद अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो पिचोम, कांगटो, मजगोल आदि महत्वपूर्ण ग्लेशियर अवस्थित है। और पूर्वी हिमालय का सबसे महत्वपूर्ण ग्लेशियर जेमू ग्लेशियर है। ठीक है, फिर है कि बारा सिगरी बादल, ये जो है हिमाचल प्रदेश में है। जेमू, रथोंग, लोना ये सिक्किम में है। फिर है कि पार्किंचन नुब्रा लद्दाख में है। चोराबारी चतुरंगी ये उत्तराखंड में है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है लैम्पर्ट फिशर ग्लेशियर है जो अंटार्कटिका में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से हैं? तो यह है मध्य गंगा। तो मगध और अंग का मैदान मध्य गंगा मैदान का हिस्सा है। गंगा के मैदान का निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंगा और उसके सहायक नदियां यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी आदि की निक्षेप क्रिया द्वारा बनाया गया है। गंगा के मैदान का ढाल दक्षिण पूर्व की ओर है। गंगा के विशाल मैदान को 3 भागों में बांटा गया है: ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान के अंतर्गत उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मैदान आता है। मध्य गंगा के मैदान का विस्तार जो बिहार राज्य में मुख्यतः है। निम्न गंगा का मैदान का विस्तार पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है। उत्तर भारत का विशाल जो है मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तथा उसकी सहायक नदियां द्वारा निर्मित है। कहता जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही सुमेलित है? 29 का होगा डी। तो जलप्रपात और नदी यहाँ पे देखिए अब यहाँ कर है कि जलप्रपात और नदी निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? तो एक से अधिक सम्मिलित नहीं है। जैसे कपिलधारा जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर अवस्थित है। कपिलधारा जलप्रपात जो है ये नर्मदा नदी पर, ठीक है, कहाँ पे? नर्मदा नदी पे अवस्थित है। धुआंधार जलप्रपात भी नर्मदा नदी पे है। धुआंधार जलप्रपात भी नर्मदा नदी पे अवस्थित है। ठीक है, चुलिया जलप्रपात ये चंबल नदी पे है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पे है। ठीक है, और शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पे है। ठीक है,
उसके बाद होगेनकल जलप्रपात कावेरी नदी पर है। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो बराही नदी पर अवस्थित है। चित्रकूट चित्रकूट जलप्रपात ये इंद्रावती नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का न्यागरा जलप्रपात भी कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजील जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है। एंजील जलप्रपात जो है ये कैरोनी नदी पर स्थित है। कहता है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। तो उत्तर से दक्षिण में तो देखिए सबसे पहले आएगा आपको विशाखापत्तनम, ठीक है, विशाखापत्तनम, फिर काकीनाडा, फिर आएगा मछलीपट्टनम, फिर आएगा नागपट्टनम, यानी बी ऑप्शन, ठीक है। तो भारत के बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण विशाखापत्तनम, काकीनाडा, मछलीपट्टनम और नागपट्टनम। उपरोक्त सभी बंदरगाह पूर्वी घाट और कोरोमंडल तट से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम बंदरगाह है। विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी कमांड का केंद्र है। भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। भारत का सबसे विस्तृत प्रांगण वाला बंदरगाह कोच्चि यानी कोचीन बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। भारत का आधुनिकतम बंदरगाह नौ हवा सेवा बंदरगाह है। तूतीकोरिन बंदरगाह का नाम बदलकर जो है वी.ओ. चिदम्बरम, ठीक है, वी.ओ. चिदम्बरनार बंदरगाह रखा गया। 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हुआ था? तो ये होगा भारतवर्ष और नेपाल। 1954 में भारतवर्ष और नेपाल देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। कोसी परियोजना के तहत बनी नहरें 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। पूर्वी कोसी नहर हनुमान नगर जलाशय के पूर्वी हिस्से से निकाली गई है। पश्चिमी कोसी नहर, इस नहर से मधुबनी, सुपौल, समस्तीपुर आदि जिलों में सिंचाई होती है। नहर की लंबाई 115 किलोमीटर है। फिर है कि राजपुर नहर, ये हनुमान नगर जलाशय के पूर्वी किनारे से निकाली गई राजपुर नहर का विस्तार पूर्वी कोसी नहर तथा पूर्वी जो है बाढ़ तटबंध के बीच स्थित है। गंडक परियोजना भारत सरकार तथा नेपाल सरकार की संयुक्त परियोजना है। इसके लिए परियोजना 1959 ईस्वी में समझौता हुआ था। गंडक परियोजना के अंतर्गत 2 नहरों का निर्माण किया गया है। पहला तो पूर्वी त्रिवेणी नहर, दूसरा है पश्चिमी त्रिवेणी नहर। पश्चिमी त्रिवेणी नहर को सारण नहर भी कहते हैं और पूर्वी त्रिवेणी नहर को तिरहुत नहर के नाम से जाना जाता है। देखिए कथा की आर.एल. सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? 32 का बी उपार्द संक्रमणकालीन। तो आर.एल. सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार उपार्द संक्रमणकालीन जलवायु प्रदेश में आता है, ठीक है। आर.एल. सिंह बीएचयू में भूगोल विभाग के प्रभारी थे। बिहार की जलवायु मानसूनी जलवायु है, इसे उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु ही कहते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार और उत्तर प्रदेश की जलवायु को CWG के रूप में जाना जाता है। कोपेन के जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार दक्षिण बिहार को AW की जलवायु के अंतर्गत रखा गया है। तो दक्षिण बिहार को AW, ठीक है, दक्षिण बिहार को AW, ठीक है। बिहार और उत्तरी बिहार और उत्तर प्रदेश को CWG। कोपेन, देखिए कोपेन ने जलवायु को 5 समूहों में बांटा है। ए मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय, बी मतलब शुष्क, सी यानी शीतोष्ण, डी यानी महाद्वीपीय या शीतल हिमवन और ई यानी ध्रुवीय। तो बिहार के पूर्वी भाग में आर्द्र और पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क जलवायु मिलती है। कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? 33 का बी लाहौर अधिवेशन 1929। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर
अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया और कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव सर्वप्रथम जो हजरत मोहानी ने लाया था। 1929 कांग्रेस अधिवेशन एक ऐतिहासिक अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस ने अपना लक्ष्य स्वतंत्रता घोषित किया था। इस लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। 26 जनवरी 1930 को भारत में प्रथम बार कांग्रेस ने अखिल भारतीय स्तर पर स्वाधीनता दिवस मनाया था। 1893 ईस्वी के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 में द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 23 मार्च को प्रस्ताव पारित कर अलग देश बनाने की मांग किया गया। कानपुर कांग्रेस अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की। कहा यह प्रथम भारतीय महिला हैं जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट, पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? ए ऑप्शन, सिख धर्म को परिष्कृत करना। पंजाब का कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य सिख धर्म को परिष्कृत करना था। कूका आंदोलन पंजाब में एक धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था। कूका सिखों की मुख्य धारा के सिख धर्म का हिस्सा नहीं था। कूका जाति उन्मूलन, अंतर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति, शराब, मांस और नशीली दवाओं से परहेज करते थे। कूका विद्रोह की शुरुआत जो भगत जवाहरमल एवं उनके शिष्य बालक सिंह ने पश्चिमी पंजाब में की। भगत जवाहरमल को सियान साहिब के नाम से भी जाना जाता है। सिखों के नामधारी संप्रदाय के लोग को कूका कहा जाता था। कूका विद्रोह 1872 में हुआ है। कूका विद्रोह में जो है मालेरकोटा का खूनी कांड ही उल्लेखनीय घटना थी। कूका विद्रोह का नेतृत्व सतगुरु बाबा राम सिंह ने किया था। कहता है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? 35 का ए, वी.डी. सावरकर। 1857 के विद्रोह को वी.डी. सावरकर द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। 1857 के सैनिक विद्रोह में, जिसे देखिए यहाँ पे कुछ पुस्तक है जो संबंधित है 1857, दी सिपोई म्यूटनी एंड दी रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके लेखक है R.C. मजूमदार। 1857, यह S.N. सेन। 1857 पुस्तक, इसके लेखक है S.N. सेन। हिस्ट्री ऑफ इंडियन इम्यूनिटी, इसके लेखक है T.R. होम्स। हिस्ट्री ऑफ इंडियन इम्यूनिटी के लेखक है T.R. होम्स। द ग्रेट रिवेलियन, इसके लेखक है अशोक मेहता। द कॉलेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, इसके लेखक है सैयद अहमद खां। द इंडियन इम्यूनिटी ऑफ 1857, इसके लेखक है J.B. मालसेन। रिवेलियन 1857, इसके लेखक है P.C. जोशी। थ्योरीज ऑफ द इंडियन इम्यूनिटी, इसके लेखक हैं A.B. चौधरी। ठीक है, S.B. चौधरी। तो थ्योरीज ऑफ द इंडियन इम्यूनिटी, इसके लेखक है S.B. चौधरी। नेक्स्ट, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? ए, बिहार और बंगाल। तो भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण बिहार और बंगाल में घटित हुआ था। भारत में अंग्रेज का सशक्त विरोध करने वालों में जो जनजातीय और किसानों का योगदान महत्वपूर्ण था। ठीक है, नील विद्रोह 1859 से 60 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। नील दर्पण नाटक नील विद्रोह का जीवंत गाथा है। नील दर्पण नाटक के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। कहा कि नील आयोग 1860 में बनाया गया था और पावना
किसान सभा भारत में प्रथम किसान सभा है जिसका गठन 1873 में हुआ था। पावना किसान विद्रोह 1873 से 76 ईस्वी के बीच हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में बिहार में नील किसानों की समस्याओं को लेकर गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती और प्रथम महासचिव NG रंगा थे। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? 37 का सी, खाद्य एवं कृषि। तो 1947 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का खाद्य एवं कृषि मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया था। सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपाध्यक्षता में हुआ था। अंतरिम सरकार में 14 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अंतरिम सरकार में प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने भाग लेने से इनकार कर दिया था। मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे। मुस्लिम लीग की ओर से लियाकत अली खान को वित्त मंत्री बनाया गया था। फिर कि वित्तीय मामलों में यह गतिरोध उत्पन्न कर अंतरिम सरकार को मुस्लिम लीग ने असफल कर दी। बलदेव सिंह अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री थे। गृह एवं सूचना तथा प्रसारण मंत्री वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। नेक्स्ट है कि गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? 38 का होगा बी, राजकुमार शुक्ल। तो गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों की दयनीय स्थिति को सुधार देखने हेतु राजकुमार शुक्ल ने अनुग्रह किया था। राजकुमार शुक्ल चंपारण के एक किसान नेता थे। राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी से मिलकर चंपारण के नील किसानों की समस्याओं से अवगत करवाया। गांधी जी ने चंपारण आने का वायदा किया और अप्रैल 1917 में गांधी जी कलकत्ता से पटना होते हुए मुजफ्फरपुर पहुंचे थे और गांधी जी ने नील किसानों की समस्याओं को लेकर जो सत्याग्रह किया। बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड क्रेट ने चंपारण कृषक जांच समिति का गठन FD सलाई की अध्यक्षता में की। गांधी जी भी इस जांच समिति के एक सदस्य थे। तो बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड ग्रेट ने चंपारण कृषक जांच समिति का गठन FD सलाई की अध्यक्षता में की। ठीक है, और गांधी जी इस जांच समिति के एक सदस्य थे। गांधी जी के प्रयास से 1 मई 1918 में बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर के हस्ताक्षर के साथ तीनकठिया पद्धति यानी 3/20 कट्ठा समाप्त हुआ। तीनकठिया पद्धति का अनुबंध चंपारण के किसानों के साथ 1867 ईस्वी में किया गया था। मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया? मुस्लिम लीग द्वारा, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा 39 का ए। तो मुस्लिम लीग द्वारा 22 दिसंबर 1939, ठीक है, मुस्लिम लीग द्वारा जो है 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था। ठीक है, हिटलर के द्वारा 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया गया था। ठीक है, और वही मुस्लिम लीग द्वारा 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था कहता है। और हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया। यह द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण बन गया। 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन और फ्रांस ने पोलैंड के समर्थन में युद्ध की घोषणा कर दिया। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। भारत को भी युद्ध राष्ट्र घोषित कर दिया गया। अंग्रेजों ने कांग्रेस का समर्थन लिए बिना ही भारत को युद्ध राष्ट्र घोषित किया था। इसके विरोध में राज्यों के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। राज्यों के कांग्रेसी सरकारों के त्यागपत्र देने के उपलक्ष्य में
मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। डॉक्टर अंबेडकर ने राज्यों के कांग्रेसी मंत्रिमंडल के त्याग पत्र पर धन्यवाद ठीक है धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया था डॉक्टर अंबेडकर ने। नेक्स्ट कहता है कि नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? महात्मा गांधी। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास जो महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने 6 फरवरी 1921 को नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का जो है शिलान्यास पटना में किया था। और सहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा किया गया। और सहयोग आंदोलन के दौरान नकारात्मक और सकारात्मक दो पहलू थे। सकारात्मक पहलू में ही बिहार विद्यापीठ की जो स्थापना भी शामिल थी। 10 फरवरी 1921 ईस्वी में काशी विद्यापीठ की स्थापना बाबूसी प्रसाद गुप्ता भगवान दास द्वारा वाराणसी में किया गया। और सहयोग आंदोलन के दौरान गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया आदि शैक्षणिक संस्थानों की भी स्थापना की गई। और सहयोग आंदोलन को चोरी चौरा अग्निकांड के कारण दुखी होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को समाप्त कर दिया। 12 फरवरी 1922 को। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।